9 दिसंबर 2022 अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में रात के वक्त चाइनीज सोल्जर्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी पोजीशनिंग बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब कोई एक बार की बात नहीं है। अप्रैल 2024 में चाइना अरुणाचल प्रदेश के 30 जगहों के नाम बदल देता है और फिर मई 2025 में 27 और जगहों के नाम बदल देता है। इसका मतलब ये है कि चाइना कभी बॉर्डर पर और कभी मैप के ऊपर अरुणाचल प्रदेश को उसका पार्ट बताने की कोशिश करता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर अरुणाचल प्रदेश के अंदर ऐसा क्या है जो चाइना आज भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। और जब हमने इस सवाल का जवाब ढूंढा तो हमें पता चला कि अरुणाचल प्रदेश का केस सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई अलग अलग वजहें छुपी हुई हैं। और अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये आता है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है और क्या कभी चाइना अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अपना कब्जा कर भी पाएगा या फिर नहीं। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए हमें पूरी 1 सेंचुरी पीछे जाना होगा, क्योंकि आज जो अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद होता है ये किसी वॉर से शुरू नहीं हुआ था, बल्कि इसकी शुरुआत एक बाउंड्री लाइन से हुई थी। और ये एक ऐसी लाइन है जिसे चाइना ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया और इस लाइन का नाम है मैकमैन लाइन। क्योंकि साल 1914 में ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चाइना के बीच में शिमला में एक बड़ी मीटिंग हुई और इस मीटिंग को शिमला कन्वेंशन कहा गया। और इस मीटिंग के दौरान हिमालयन रीजन की बाउंड्रीज और तिब्बत के पॉलिटिकल स्टेटस से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना। लेकिन इस मीटिंग के दौरान ब्रिटिश नेगोशिएटर हेनरी मैकमैन ने एक बाउंड्री लाइन को प्रपोज किया और ये लाइन ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच की बाउंड्रीज को डिफाइन करती थी। और आज के टाइम के अंदर जो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में जो बाउंड्री है उसका आधार इसी लाइन को माना जाता है। और अब यहीं से असली प्रॉब्लम की शुरुआत होती है, क्योंकि तिब्बत ने तो इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन चाइना ने इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन नहीं किए थे। क्योंकि चाइना के अकॉर्डिंग तिब्बत एक इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है, इसलिए उसके साइन की भी कोई लीगल वैल्यू नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब ये था कि ब्रिटिश इंडिया जिस लाइन को वैलिड लाइन मानता था, चाइना उसे शुरू से ही रिजेक्ट करता हुआ आ रहा था। और फिर 1950 में सब कुछ बदल गया। चाइना ने तिब्बत के ऊपर अपना परमानेंट कंट्रोल एस्टेब्लिश किया और मैकमैन लाइन को लेकर विवाद और भी ज्यादा गहरा हो गया। और शायद इसलिए अरुणाचल प्रदेश का ये विवाद आज कोई जमीन का नहीं, बल्कि ये हिस्ट्री, लेगिटिमेसी और सॉवरेनिटी का विवाद है। लेकिन अगर यहाँ पर विवाद सिर्फ बाउंड्री को लेकर होता तो ये कब का खत्म हो चुका होता, क्योंकि चाइना ने सिर्फ इस बाउंड्री को रिजेक्ट नहीं किया, उसने कुछ और भी हासिल करने की कोशिश की। देखिए, चाइना ने सिर्फ इस लाइन को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उसने एक ऐसे रीजन के ऊपर कब्जा किया जो आज भी इंडिया और चाइना के बीच में विवाद का मुद्दा बना हुआ है। और इस रीजन का नाम है अक्साई चीन। लद्दाख के ईस्टर्न हिस्से में स्थित इस रीजन को इंडिया अपना पार्ट मानता है, लेकिन 1962 के जंग के बाद इस पर चाइना का कंट्रोल है। देखिए, इस वॉर के दौरान चाइना ने अक्साई चीन के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों पर अपना कंट्रोल किया, लेकिन जंग खत्म होने के बाद चाइना ने अक्साई चीन को तो अपने पास रख लिया, जबकि अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों से पीछे हट गया। और अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सवाल यह आता है कि जब चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना पार्ट मानता है तो उसने अरुणाचल प्रदेश को अपने पास रखा क्यों नहीं। और इसका आंसर कुछ एनालिटिक्स ये बताते हैं कि अरुणाचल प्रदेश चाइना के लिए एक बार्गेनिंग चिप है, मतलब एक ऐसा कार्ड जो फ्यूचर नेगोशिएशन के अंदर इस्तेमाल किया जा सके। और शायद इस सोच की झलक हमें चाइना के कुछ बात के प्रपोजल्स के अंदर दिखाई गई, जैसे कि चाइना अक्साई चीन रख ले और इंडिया अरुणाचल प्रदेश। लेकिन ये फॉर्मूला कभी फाइनल ही नहीं हो सका। लेकिन अरुणाचल सिर्फ नेगोशिएशन का टूल है, तो चाइना इसके ऊपर इतना ज्यादा फोकस क्यों करता है। और इसके पीछे का रीजन है अरुणाचल का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो चाइना के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है तवांग। देखिए, शुरुआत में देखने पर तो तवांग एक नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट लग सकती है, लेकिन चाइना के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन तिब्बत के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। देखिए, तवांग में तवांग मोनेस्ट्री है जो तिब्बतियन बुद्धिज्म का एक इम्पोर्टेंट रिलीजियस सेंटर माना जाता है, और इस रीजन का कनेक्शन 6th दलाई लामा से भी जुड़ा हुआ है। और अब यहीं से ये डिस्प्यूट बॉर्डर से निकलकर तिब्बत की पॉलिटिक्स तक पहुंच जाता है, क्योंकि 1959 में जब 14 दलाई लामा तिब्बत से भारत आए थे तो उनका रूट तवांग से होकर गुजरा था। लेकिन चाइना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हिस्ट्री नहीं बल्कि फ्यूचर है, क्योंकि एक दिन 14th दलाई लामा के बाद नए दलाई लामा के लिए इलेक्शन जरूर होगा, और यहीं से तवांग की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर चाइना ये चाहता है कि इस पूरी प्रोसेस पर सिर्फ उसका ही इन्फ्लुएंस हो, जबकि दलाई लामा और तिब्बतन बुद्धिस्ट लीडरशिप का नजरिया अलग है। इसी वजह से तवांग चाइना के लिए सिर्फ एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये तिब्बत के फ्यूचर और दलाई लामा के बाद होने वाली लीडरशिप से भी जुड़ा हुआ है। और शायद इसीलिए चाइना का इंटरेस्ट अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ टेरिटरी तक लिमिटेड नहीं दिखता। इसलिए तिब्बत इस कहानी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट जरूर है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का इम्पोर्टेंस और वो भी सिर्फ तिब्बत की वजह से होना, ये बात गलत है, क्योंकि इसके पीछे एक और बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है, और वो फैक्टर है पानी। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से होकर एक ऐसी नदी गुजरती है जो इंडिया और चाइना के बीच हो रहे स्ट्रेटेजिक कंपटीशन को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। जी हाँ,
हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। एक ऐसी नदी जिसकी कहानी भारत से नहीं बल्कि तिब्बत से शुरू होती है। तिब्बत में इसे यालुंग सेम्पो के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने से पहले ये दुनिया के सबसे ड्रामेटिक रिवर बैंड्स में से एक ग्रेट बैंड से होकर गुजरती है। और इसी एरिया में चाइना एक बहुत बड़ा डैम बनाने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन चाइना ये कह रहा है कि ये सिर्फ क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट है। लेकिन इंडिया की चिंता सिर्फ इस डैम को लेकर नहीं है, बल्कि उस इंफॉर्मेशन और लेवरेज को लेकर है जो कि किसी अपस्ट्रीम कंट्री के पास होती है। क्योंकि जिस देश के पास नदी के सोर्स और अपस्ट्रीम एरिया का कंट्रोल होता है, उसके पास पानी से जुड़ी जानकारी और फ्लो पर भी ज्यादा पकड़ होती है। और इसी वजह से ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश की इम्पोर्टेंस सिर्फ हिस्ट्री को लेकर नहीं बल्कि उसकी ज्योग्राफी को लेकर भी है। अगर आप मैप पर अरुणाचल प्रदेश को ध्यान से देखें तो ये सिर्फ एक बॉर्डर स्टेट नहीं लगता, बल्कि इंडिया के ईस्टर्न फ्रंटियर पर खड़ी एक नेचुरल शील्ड की तरह नजर आता है। और इस पूरे रीजन में ऊंची हिमालयन पहाड़ियां, टेक माउंटेन पासेस और ऐसा कठिन टेरेन मौजूद है जहां मूवमेंट और मिलिट्री ऑपरेशंस दोनों आसान नहीं होते। खासकर तवांग सेक्टर में, जो भारत और तिब्बत के बीच एक बेहद इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रूट माना जाता है। और इसी रीजन में कनेक्टिविटी को और भी ज्यादा बेटर करने के लिए सेना टनल जैसे प्रोजेक्ट्स डेवलप किए गए हैं। और ये इंडिया का ईस्टर्न शील्ड है और शायद इसीलिए चाइना ने प्रेशर बनाने के लिए एक और तरीका अपनाया है। एक ऐसा तरीका जो बॉर्डर से बहुत दूर बैठकर भी इस्तेमाल किया जा सकता था, और वो तरीका है नैरेटिव को जिंदा रखना। क्योंकि हर कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़े जाते, कुछ कॉन्फ्लिक्ट लोगों के दिमाग में भी लड़े जाते हैं और चाइना की स्ट्रेटेजी में ये बात साफ नजर आती है। और इसी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है 3 वॉरफेयर, एक ऐसा अप्रोच जिसमें सिर्फ मिलिट्री प्रेशर ही नहीं बल्कि लीगल वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और मीडिया वॉरफेयर भी शामिल होते हैं। क्योंकि मकसद हमेशा टेरिटरी जीतना नहीं होता, कभी कभी अपने नैरेटिव को भी मजबूत बनाना होता है। और शायद इसलिए चाइना बार बार अरुणाचल को लेकर अपना नए स्टेटमेंट देता रहता है, जैसे मैप्स में बदलाव, नए चाइनीज नेम कर देना और साउथ तिब्बत को अपना बताना। और ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक रिएक्शन नहीं लगते, बल्कि एक बड़े नैरेटिव का हिस्सा नजर आते हैं। एक ऐसा नैरेटिव जो ये दिखाना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश पर विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। कभी कभी टेरिटरी जीतने से पहले नैरेटिव जीतने की कोशिश की जाती है, और शायद इसीलिए ये डिस्प्यूट एक सेंचुरी बाद भी खत्म नहीं हुआ। और अब सवाल ये है, क्या चाइना अरुणाचल प्रदेश को इंडिया से वापस ले सकता है? तो इसका आंसर फिलहाल ये है कि ऐसा करना चाइना के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विवाद अभी यहाँ पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब तक अरुणाचल प्रदेश की स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस बनी रहेगी तब तक चाइना इसके पीछे पड़ा रहेगा। और शायद इसीलिए एक सेंचुरी बीत जाने के बाद भी आज भी मुद्दा इतना ज्यादा गर्म है। तो क्या फ्यूचर में कभी ये डिस्प्यूट खत्म हो भी पाएगा या फिर नहीं, मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा। और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।